अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और डिडक्शंस। जी स्टूडेंट्स, तो अपने पिछले लेक्चर में हम लोग ने बायोलॉजिकल मेथड के पहले 2 स्टेप्स को डिस्कस किया था, जो कि था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम और दूसरा स्टेप था ऑब्जर्वेशंस का। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो ऑब्जर्वेशन से नेक्स्ट स्टेप्स है, जो कि है फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस और दूसरा है डिडक्शन। सबसे पहले हम लोग अपने पिछले लेक्चर को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं ताकि आप लोगों को आगे लेक्चर समझने में आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि सबसे पहले किसी भी बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपने उस बायोलॉजिकल मेथड को किस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप था वो हमने देखा था कि रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, यानी क्या क्वेश्चन है आखिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो आपसे किसी ने पूछा है या आपके माइंड में खुद से आया है, जिसका आप सलूशन चाहते हैं या जवाब चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पता होना चाहिए और फिर हम उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पर ऑब्जर्वेशंस कायम करते हैं, यानी हम लोग अपने इर्द गिर्द या अपनी नेचर को ऑब्जर्व करते हैं और ये ऑब्जर्वेशंस हम उस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कर रहे होते हैं। ये ऑब्जर्वेशंस क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं और ये ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा एक्यूरेट होती हैं। स्टूडेंट्स, जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हमारे सामने आया है हम उसके ऊपर रिसर्च करेंगे सबसे पहले कि क्या ये कोई न्यू बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है या पहले भी बायोलॉजिस्ट ऐसा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। हम देखेंगे कि बायोलॉजिस्ट की या साइंटिस्ट की इस स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और फिर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज और नई ऑब्जर्वेशंस को साथ लेकर चलेंगे। हम ऑब्जर्वेशंस अपनी 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए करेंगे। स्टूडेंट, जैसे आप लोगों के साइड बॉक्स में लिखा हुआ है कि डार्विन जब अपने वॉयज पे निकला तो वो उसने सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशंस पे रिलाई नहीं किया, बल्कि उसने पहले जो इन सब आइलैंड्स के बारे में रिसर्च थी या अगर किसी भी साइंटिस्ट ने इन आइलैंड्स का दौरा किया हुआ था और उसके बारे में कोई बुक्स लिखी हुई थी तो पहले उसने उनको रीड आउट किया और उसके बाद वो अपने सफर पे निकला और डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर उसने रिसर्च की। डार्विन ने बहुत सारे न्यू वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को उन आइलैंड्स पे ऑब्जर्व किया और फिर उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि हम लोग ने पढ़ा है कि हम सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन पे रिलाई नहीं कर सकते, हम लोग पहले ये देखेंगे कि क्या इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का पहले भी किसी साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट को सामना था या नहीं था, और अगर इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास है पहले से, तो पहले आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद आप नई ऑब्जर्वेशंस कायम करेंगे। उन ऑब्जर्वेशंस की बेस पर जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। स्टूडेंट्स, जो डाटा आपके पास अपनी ऑब्जर्वेशन से इकट्ठा हुआ है उस डाटे के अकॉर्डिंग आपने एक स्टेटमेंट या आपने एक टेंटेटिव स्टेटमेंट देनी है, यानी आपने एक अंदाजा लगाना है। आपने ये नहीं कहना कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल ठीक है और एक्सपेरिमेंटेशन के बगैर ही आप कह दें कि यही रिजल्ट्स हैं, बल्कि आपने एक मफरूजा कायम करना है, यानी हाइपोथेसिस बनानी है। हाइपोथेसिस इंतहाई सोच समझ के आपने प्रपोज करनी है, क्योंकि इस हाइपोथेसिस यानी आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक स्टेटमेंट देंगे जिसको हम लोग कहेंगे कि ये मफरूजा है या ये हाइपोथेसिस है, और वो स्टेटमेंट आपकी कोई पत्थर पे लकीर नहीं होगी बल्कि अभी उसको एक्सपेरिमेंटेशन से आपने गुजारना है। अगर हम ये देखें कि एक अच्छी हाइपोथेसिस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो आपकी हाइपोथेसिस कैसी होनी चाहिए,
तो हम ये देखते हैं कि बायोलॉजिस्ट की हमेशा जो हाइपोथेसिस है वो इंतहाई, यानी जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे, वो इंतहाई सिंपल होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल सिंपल सिंपल वर्ड्स में आप लोग अपने जो भी ऑब्जर्व किया है आप उसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बता देंगे कि मैंने ये ऑब्जर्व किया है। तो स्टूडेंट्स, दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो इंतहाई जनरल होनी चाहिए। कोई स्पेसिफिक आपने स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस नहीं बनानी, आपने एक जनरल सी ऐसी आपने जो है वो हाइपोथेसिस देनी है जो सबको आसानी से समझ भी आ जाए। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि टेस्टेबल हो, यानी उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटेशन भी कर सकें। यानी ऐसी नहीं हो कि कोई बेतुकी से आपने जो है वो हाइपोथेसिस ड्रॉ कर ली और हम उस वो ऐसी हाइपोथेसिस जिस पे हम एक्सपेरिमेंटेशन भी नहीं कर सकते। तो हमेशा आपने सोच समझ के हाइपोथेसिस बनानी है, इस वजह से कि वो टेस्टेबल हो, और अगर आपकी हाइपोथेसिस जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन से साबित नहीं हुई तो वो फॉल्सिफाइबल भी हो, यानी आपकी हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्टेबल भी हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो आपका एक जनरल सा आइडिया होता है जो कि आप अपनी ऑब्जर्वेशन पे कायम करते हैं। एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है जो एक अच्छी हाइपोथेसिस की होती है वो ये है कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेट कर रही हो। ऐसा ना हो कि आप ऑब्जर्वेशन तो किसी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे कर रहे हैं और हाइपोथेसिस जो है वो आप पता नहीं कौन सी दुनिया की दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी हाइपोथेसिस जो है वो हमेशा रिलेट करनी चाहिए आपकी ऑब्जर्वेशन पे, यानी दोनों में मुताबिकत होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपके साइड बॉक्स में इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई हाइपोथेसिस की। ग्रास को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद पे हम कहते हैं कि एक जो ब्लेड ऑफ ग्रास है उसके सेल्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो हर ब्लेड ऑफ ग्रास को जो है वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने बैठ जाएंगे या एग्जामिन करने के लिए बैठ जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ग्रास के ब्लेड के अंदर जो है वो उसके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी ग्रास हमारे पास लगी होगी उसके हर सेल के पास न्यूक्लियस मौजूद होगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग हर चीज को जो है वो एग्जामिन नहीं करेंगे, हम लोग जो है वो किसी भी एक सैंपल, कोई भी एक सैंपल लेंगे और उस सैंपल को जो है वो एग्जामिन करेंगे और उसकी बेस पे हम कहेंगे कि कोई भी एनिमल है या कोई भी प्लांट है और उसके सेल्स को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसके सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस है। यानी हम जो है वो एक जनरली इस तरह से हम हाइपोथेसिस जो है वो ड्रॉ करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है डिडक्शन। डिडक्शंस क्या होता है? डिडक्शंस वो स्टेप है जिसके अंदर हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को सही समझते हुए एक लॉजिकल रिजल्ट बनाते हैं। यानी हम ये कहते हैं कि हमारी हाइपोथेसिस अगर सही है तो इसका ये रिजल्ट निकल सकता है। तो हम लोग डिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि डिडक्शंस आर लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी हाइपोथेसिस का जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, यानी जो हम लोग जो उसके रिजल्ट्स आ सकते हैं उनको हम कहते हैं कि ये डिडक्शन है। यानी जो भी हम लोग रिजल्ट्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं खुद से, यानी अभी हमारी हाइपोथेसिस हमने टेस्ट नहीं की लेकिन हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को ट्रू या उसको हम लोग जो है वो सही कह रहे हैं और उसको सही समझते हुए हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारी ये हाइपोथेसिस सही होती है तो फिर इसका ये रिजल्ट निकलेगा। तो इसके अंदर हम लोग इफ और देन की लॉजिक इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारी ये हाइपोथेसिस जो है वो ऐसी है तो हमारा फिर रिजल्ट जो है वो ये निकलेगा। तो हम देखते हैं कि डिडक्शन जो है वो हाइपोथेसिस के फॉर्मुलेशन के बाद आता है और उसके बाद फिर हम लोग अपनी हाइपोथेसिस को ले जाते हैं एक्सपेरिमेंटेशन के तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को हाइपोथेसिस और डिडक्शन के टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इससे रिलेटेड मेरे पास एक छोटा सा क्विज है और बहुत ही इजी है और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि पिछले एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं, तो इसलिए आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। अगर आप लोगों को इनके आंसर्स नहीं आते तो आप लोग इनके आंसर्स को जो है वो अपनी बुक पे हाईलाइट कर लें और फिर बाद में एक दफ़ा ये क्वेश्चंस देखकर उनको तैयार करके आप एक दफ़ा इसकी रिटन प्रैक्टिस पे कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस क्या होती है? द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। यानी अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर आप एक अंदाजन जो है वो एक अंदाजा लगा के एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैंने ये ऑब्जर्व किया और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, तो उसको हम कहते हैं कि ये हाइपोथेसिस है।
यानी एक मफरूज़ा, बस आप किसी भी अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक मफरूज़ा कायम कर रहे हैं। आप ये नहीं कह रहे कि ये बात जो है वो ऐसी ही होगी, आप अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे जो है वो एक अंदाजा लगा रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे ये हाइपोथेसिस है। फिर आपसे जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट में ये दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस, यानी एक अच्छी हाइपोथेसिस जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे हमने पढ़ी कि एक हाइपोथेसिस जो है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, एक हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही जनरल सी होनी चाहिए, और एक जो हाइपोथेसिस अच्छी हाइपोथेसिस होती है वो फॉल्सिफाइबल होनी चाहिए, टेस्टेबल होनी चाहिए, और जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो ऑब्जर्वेशन से रिलेट भी करती हो। ऐसा नहीं हो कि आप ऑब्जर्व तो किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को कर रहे हैं और जो आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं वो आप किसी और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में बना रहे हैं। तो आपकी हाइपोथेसिस जो है वो ऑब्जर्वेशन की बेस पर ही बननी चाहिए। और इसके अलावा एक और जो पॉइंट है वो ये है कि आपकी जो हाइपोथेसिस होती है वो आपका एक टेंटेटिव आइडिया होता है, यानी आप बस एक अंदाजा लगा रहे होते हैं, या आपकी सोच बस होती है जो कि सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो ये साबित होगा एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन डिडक्शंस। तो डिडक्शन क्या होती है? लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाइपोथेसिस, यानी अपनी हाइपोथेसिस को जब आप सही समझते हैं और उस सही समझने की बेस पर आप उसके कुछ रिजल्ट्स जो है वो प्रिडिक्ट करते हैं, तो उन रिजल्ट्स को या लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिडक्शंस है। और कौन सी लॉजिक हम इसके अंदर यूज करते हैं? इफ और देन की लॉजिक हम डिडक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये क्विज जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। एक दफा आप देख लें कि इन क्वेश्चंस के कितने % आंसर्स जो है वो आप लोगों को आते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग ने डिस्कस किया फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस को और डिडक्शंस को। तो हम लोगों ने ये स्टडी किया कि हाइपोथेसिस कैसे बनाई जाती है। तो हाइपोथेसिस हम ऑब्जर्वेशन की बेस पे बनाते हैं, और हाइपोथेसिस वो स्टेप है जो कि हमने इंतहाई सोच समझ के बनाना है। इसके अंदर हम लोग को अपनी प्रॉपर थिंकिंग की जरूरत होती है, यानी जो चीजें हमने ऑब्जर्व की हैं उसको हमने एक जनरल स्टेटमेंट में या मफरूजे के तौर पे सामने लेकर आना है। तो हमें इसके अंदर प्रॉपर रीजनिंग की और थिंकिंग की जरूरत होती है। उसके बाद फिर हम लोग ने ये स्टडी किया कि एक अच्छी हाइपोथेसिस जो होती है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो हमने ये देखा कि एक गुड हाइपोथेसिस हमेशा सिंपल होती है, जनरल स्टेटमेंट होती है, आपका एक टेंटेटिव आइडिया होता है, और इसके अलावा हमने ये देखा कि एक अच्छी हाइपोथेसिस जो है फॉल्सिफाइबल होती है और टेस्टेबल होती है। उसके बाद हम लोग ने ये भी पढ़ा कि डिडक्शंस क्या होती हैं। तो अपनी हाइपोथेसिस को सही समझते हुए हम कुछ उसके लिए लॉजिकल रिजल्ट्स प्रिडिक्ट करते हैं, और इसको हम कहते हैं डिडक्शंस। और डिडक्शंस इफ और देन की लॉजिक पे काम करती हैं। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।